1.6%, 5.8 लगभग 6% का ग्रोथ रेट कोई बहुत कमजोर ग्रोथ रेट नहीं माना जाएगा। 96 जब इन्होंने छोड़ा था तब 3%। और उसके बाद भी होलसेल प्राइस इंडेक्स रहा 1.6%। सन 2002-2003 में ग्रोथ रेट रहा मात्र 4% जीडीपी का, और वह इसलिए, आप जानते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि देश का सबसे भीषण सुखाड़ उस साल देश के सामने आया था, सबसे भीषण सुखाड़, और 40 मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ था उस साल। कृषि का उत्पादन 18% से घटा था। तो 4% ग्रोथ रेट और महंगाई का दर था 6.5%। ग्रोथ रेट घटा, महंगाई का दर बढ़ा। उसके बाद आइए 2003-2004, जो हम लोगों के शासन का अंतिम वर्ष था। उस साल ग्रोथ रेट था 8.5%, 8.5%, और महंगाई का दर था 4.6%। ग्रोथ रेट बढ़ा, 8.5% गया, और महंगाई का दर घट के 4.6% हो गया। अब इनके यूपीए 1 के कार्यकाल में आइए। सन 2004-2005 जीडीपी ग्रोथ रेट था 7.5%, घट गया। महंगाई का दर था 6.5%, यानी कि जीडीपी पिछले साल की तुलना में घटी और महंगाई पिछले साल की तुलना में बढ़ी। 2005-06 ग्रोथ रेट चला गया 9.5%, और होलसेल प्राइस इंडेक्स घट के आ गया 4.4%। कहीं पर भी दूर दूर तक ग्रोथ रेट और महंगाई के दर का रिश्ता नजर नहीं आता है। 2006-07 ग्रोथ रेट 9.7%, महंगाई का दर 5.4%। 2007-08 ग्रोथ रेट 9%, महंगाई का दर 4.7%। 2008-09 ग्रोथ रेट 6.7%, महंगाई का दर, होलसेल प्राइस मुद्रास्फीति का दर 8.4%। और 2009-10 महंगाई ग्रोथ रेट चला गया 7.2%, और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स घट के आ गया 1.6%। अब ये 10 साल के आंकड़े किसी भी अर्थशास्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इस बात को साबित करने के लिए कि जो सिद्धांत वित्त मंत्री जी, और मैं उनके एब्सेंस में बोलना नहीं चाहता था इस सदन में, लेकिन नहीं है, राज्य मंत्री जी हैं, वो मेरी बात उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अर्थशास्त्री हो या गैर अर्थशास्त्री हो, वो एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, और वह यह है कि ग्रोथ रेट का महंगाई की दर से, मुद्रास्फीति के दर से लेना देना नहीं होता। और अगर नहीं है तो वित्त मंत्री जी ने जो कल निरूपित किया सिद्धांत इस सदन के सामने, वह हमें स्वीकार नहीं हो सकता है। और उसके साथ ही साथ यह भी कहना पड़ेगा कि जो महंगाई हम देख रहे हैं उसके कारण अन्यत्र है, उसके दूसरे कारण है। और इसीलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब वित्त मंत्री जी ने हमें उपाय नहीं बताए, ये नहीं बताया सदन को विश्वास में लेकर कि वो कौन कौन से कदम उठा चुके हैं, कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए। इसलिए कि उनका जो पूरे मामले की उनकी जो समझ है वही गलत है। अगर डॉक्टर डायग्नोसिस गलत करेगा तो वो बीमारी का इलाज सही नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि आज जो प्रबंधन जिस सरकार के पास है, उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई में कोई ना कोई त्रुटि कहीं रह गई, और इसीलिए आज हमें इस दृश्य को देखना पड़ता है।
मैंने जब आंकड़े देखे, एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं इस बहस को मैं कर चुका हूं, इलाज बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आप देख लीजिएगा, आप ही के ये जो आर्थिक सर्वे है ना, इसको आप पढ़ लीजिए, उसमें इलाज लिखा हुआ है। पढ़ेंगे तब ना। अलग से आपका क्लास ले बातचीत नहीं, सेंट्रल हॉल में चाय पिला के अलग से क्लास ले आपस में बातचीत नहीं, एक आपस में बातचीत नहीं तो बोलने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक हर इकोनॉमिक सर्वे में एक आंकड़ा होता है कि मनी सप्लाई का ग्रोथ कितना बढ़ा एक साल में, M3, और मनी सप्लाई का ग्रोथ अगर बढ़ता है अर्थव्यवस्था में तो उसका मुद्रास्फीति के ऊपर सीधा असर पड़ता है। और तभी जब इसका उपाय किया जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ताकि हम मनी सप्लाई को कम कर सकें। अब आप आंकड़े देखिए पिछले 9 वर्षों का। M3 का ग्रोथ जो था सन 2001-2 से मैं शुरू करता हूं, 14.1, 14.7, 16.4, 12, 2005-6, 16.9, 2006-7, 21.7, और 2007-8, 21.4, उसके बाद 2008-9, 18.6, 2009-10, 16.5। ये परसेंटेज ग्रोथ था मनी सप्लाई का अर्थव्यवस्था में। ना कोई भी हमारे जैसा अनट्रेंड व्यक्ति भी अगर मौका मिलता है, मैं वित्त मंत्री बन जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि मनी सप्लाई M3 किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है और उसकी चिंता करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो मुद्रास्फीति के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और इसमें एक और सिद्धांत है, वो ये है कि ये जो लिक्विडिटी ओवरहैंग जिसको कहते हैं, वो लिक्विडिटी ओवरहैंग 1 साल 1.5 साल के बाद उसका असर देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था के ऊपर। इसलिए सन 2006-7 में, सन 2007-8 में अगर मनी सप्लाई का ग्रोथ 21% से ऊपर रहा तो उसका असर कब देखने को मिलेगा? 2008 में देखने को मिलेगा, 2009 में देखने को मिलेगा। और इस बार जो हम देख रहे हैं कि उफान आया मुद्रास्फीति में, उसका कारण है लिक्विडिटी ओवरहैंग ऑफ द अर्लियर ईयर। और मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इसके बारे में सदन को बताएं कि ये जो लिक्विडिटी ओवरहैंग था इसका कितना असर पड़ा, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर। अब इसमें एक बहुत अजीबोगरीब घटना घटी। वो ये घटी कि सन 2008 में एक विश्वव्यापी संकट का निर्माण हुआ अमेरिका से। ग्लोबल मेल्टडाउन जिसको कहते हैं, वो शुरू हुआ सन 2008 के मध्य के बाद। और मैं आपसे कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि एक इसी प्रकार के कार्यक्रम में मुझे अमेरिका का निमंत्रण मिला और कई वहां पर विशेषज्ञ जुटे इस बात के ऊपर विचार करने के लिए। ये सितंबर 2008 की बात है, वॉशिंगटन में, कि किस प्रकार का संकट है, इसके बारे में क्या करना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने अमेरिकन उसमें हिस्सा ले रहे थे उनको भी इस बात का कम ज्ञान था कि कितना बड़ा संकट आहट दे रहा है उनके दरवाजे पर। उन्होंने अपने स्टाइल में कहा, दिस इज आवर प्रॉब्लम, वील फिक्स इट। कैसे उन्होंने फिक्स किया ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये एक और बहस है
मैं उसके विस्तार में आज के दिन नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप सारे दस्तावेज भारत सरकार के उठा के देखिए। दस्तावेज का मतलब इकोनॉमिक सर्वे उस साल का, दस्तावेज का मतलब वित्त मंत्री का बजट